10 बड़े नेता जिन्हें उनके सबसे वफादार साथी ने धोखा दिया और इससे उनका राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया। नंबर 1 वाले नेता की कहानी सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 10 पर आते हैं जॉर्ज फर्नांडिस जी और नीतीश कुमार जी। बात साल 2009 की है। राजनीति में दोस्ती और वफादारी की कसमें खाना तो आम बात है, पर जब कुर्सी का मुंह सामने आता है तो बड़े बड़े रिश्ते धराशायी हो जाते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस जी और नीतीश कुमार जी ने मिलकर समता पार्टी बनाई और फिर जेडीयू की बुनियाद रखी। जॉर्ज फर्नांडिस जी नीतीश कुमार जी के लिए बड़े भाई और राजनीतिक मार्गदर्शक जैसे थे। उन्होंने नीतीश कुमार जी को बिहार की राजनीति में आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। जैसे ही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत हुई, उन्होंने धीरे धीरे जॉर्ज फर्नांडिस जी को ही साइडलाइन करना शुरू कर दिया। बात तो तब हो गई जब 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज फर्नांडिस जी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उनका टिकट ही काट दिया। जॉर्ज फर्नांडिस जी इस बात से इतने आहत हुए कि उन्होंने निर्दलीय यानी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया, पर वो हार गए। जिस नेता ने पूरी जिंदगी पार्टी को खड़ा करने में लगा दी, उसे ही उसकी बनाई पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आंखों का तारा कब गले की फांसी बन गया पता ही नहीं चला। यह तो सिर्फ एक टिकट कटने की दास्तां थी, पर अगला धोखा ऐसा था जहां सीधे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी ही हिल गई थी। कौन था वो शख्स जिसने पीएम की गद्दी के लिए अपनी सरकार का बोरिया बिस्तर बांध दिया? चले जानते हैं। नंबर 9 पर आते हैं मोरारजी देसाई जी और चौधरी चरण सिंह जी। साल 1977 में देश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसे जनता पार्टी सरकार कहा गया। मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री बने और चौधरी चरण सिंह जी को सरकार में डिप्टी पीएम और गृह मंत्री का सबसे ताकतवर पद मिला। दोनों नेता बड़े कद्दावर थे, पर चौधरी चरण सिंह जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की ऐसी चुल मची थी कि उन्होंने दोस्ती और गठबंधन का फेविकोल पिघला कर रख दिया। चौधरी चरण सिंह जी ने सरकार के अंदर ही अपनी अलग खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। उन्होंने मोरारजी देसाई जी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया और अपने समर्थक सांसदों को लेकर जनता पार्टी से अलग हो गए। इस राजनीतिक रस्साकसी का नतीजा यह हुआ कि मोरारजी देसाई जी की सरकार अल्पमत में आ गई और उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी ने उसी कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई, जिसके खिलाफ उन्होंने पूरी जिंदगी चुनाव लड़ा था। कुर्सी का चुंबक ऐसा था कि सारे उसूल हवा में उड़ गए। नंबर 8 पर आते हैं राजीव गांधी जी और बीपी सिंह जी। साल 1984 में राजीव गांधी जी देश के सबसे लोकप्रिय और भारी बहुमत वाले प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद और पक्के दोस्त बीपी सिंह जी को अपनी कैबिनेट में पहले वित्त मंत्री और फिर रक्षा मंत्री जैसे सबसे बड़े पद दिए। राजीव गांधी जी को लगता था कि बीपी सिंह जी उनकी सबसे बड़ी ढाल हैं, लेकिन साल 1987 में कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। बीपी सिंह जी ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बोफोर्स तोप घोटाले का मुद्दा उठाकर राजीव गांधी जी को घेरे में ले लिया। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर जन मोर्चा बनाया और विपक्षी दलों को एकजुट करना शुरू कर दिया। आस्तीन का सांप जब डसने पर आए तो बोफोर्स की तोप भी काम नहीं आती। बीपी सिंह जी ने देश भर में घूम घूम कर ऐसा माहौल बनाया कि 1989 के चुनाव में राजीव गांधी जी को सत्ता से बाहर होना पड़ा और बीपी सिंह जी खुद देश के प्रधानमंत्री बन गए। दोस्ती में इस तरह का धोबी पछाड़ देखने के बाद अब चलते हैं एक ऐसे राज्य की तरफ जहां एक युवा नेता ने अपने ही पुराने साथी को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का ऐसा नजारा दिखाया कि चलती हुई सरकार पलट गई। नंबर 7 पर आते हैं कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। साल 2018 में मध्य प्रदेश में बड़े पापड़ बेलने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लग रहा था कि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलेगा, पर उन्हें सिर्फ मिली धूप और कमलनाथ जी के लिए सारी मलाई मिल गई। सरकार और संगठन में लगातार अपनी अनदेखी से नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने साल 2020 में एक ऐसा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी उम्मीद कमलनाथ जी ने सपने में भी नहीं की थी। सिंधिया जी ने अपने वफादार 22 विधायकों को चुपचाप उठाया और बेंगलुरु के एक महल जैसे रिजॉर्ट में भेज दिया। कमलनाथ जी हाथ मलते रह गए और उनकी नाक के नीचे से उनके साथी ने उनका ताज छीन लिया। एक झटके में कमलनाथ जी की सरकार अल्पमत में आकर गिर गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का ऐसा तमाशा हुआ कि कमलनाथ जी का कमल मुरझा गया और शिवराज सिंह चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए। यह तो आज के दौर की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स थी, पर क्या आपको पता है कि आज़ादी के तुरंत बाद देश के पहले प्रधानमंत्री ने भी सबसे जिगरी दोस्त के साथ एक ऐसा खेल खेला था जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 6 पर आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला जी।
यह कहानी है कश्मीर की हसीन वादियों की, जहां दोस्ती का सफर शुरू हुआ तो था बड़े प्यार से, पर खत्म हुआ जेल की अंधेरी कोठरी में। जवाहरलाल नेहरू जी और कश्मीर के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुल्ला जी के बीच बेहद गहरी और निजी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। लेकिन साल 1993 आते आते राजनीति और विचारधारा के मोड़ पर दोनों के रास्ते अलग होने लगे। कश्मीर की स्वायत्तता और भारत में पूर्ण विलय के मुद्दे पर शेख अब्दुल्ला जी का रुख बदलने लगा, जिससे केंद्र सरकार को लगा कि शेख अब्दुल्ला जी कश्मीर को भारत से अलग करने की राय पर चल पड़े हैं। फिर क्या था, राजनीति में दोस्ती तब तक ही चलती है जब तक फाइनल पर लाइन सीधे हो रही हो, जब तक फाइल पर साइन सीधे हो रहे हों। नेहरू जी की सहमति से एक रात उनके सबसे पक्के दोस्त शेख अब्दुल्ला जी को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें सीधे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसे कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस कहा गया, जहां एक दोस्त ने देश हित के नाम पर अपने ही दोस्त की बरसों के लिए कैद करवा दिया। दोस्ती और जेल का यह सिलसिला तो चलता रहेगा, पर अब चलते हैं उस नेता की तरफ जिसे राजनीति का सबसे शातिर चाणक्य माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही अपने गुरु की पीठ में छुरा घोंप कर की थी। नंबर 5 पर आते हैं बसंत दादा पाटिल जी और शरद पवार जी। यह कहानी है महाराष्ट्र की राजनीति की। साल 1978 में महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता बसंत दादा पाटिल जी की मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चल रही थी। उनके कैबिनेट में एक बेहद तेजी से उभरता हुआ युवा नेता था जिसका नाम था शरद पवार। बसंत दादा पाटिल जी शरद पवार जी को अपने बेटे की तरह मानते थे और उन्हें अपना राजनीतिक शिष्य समझते थे। लेकिन इस शिष्य के सपने बड़े थे। जुलाई 1978 में शरद पवार जी ने बसंत दादा पाटिल जी को बिना भनक लगे उनके खिलाफ एक ऐसी बगावत की जिसे देखकर सब दंग रह गए। पवार जी ने चुपचाप 38 कांग्रेसी विधायकों को तोड़ा, विपक्ष यानी जनता पार्टी के साथ हाथ में लाया और बसंत दादा पाटिल जी की सरकार को चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया। गुरु गोढ़ी रह गए और चेला शक्कर बन गया। शरद पवार जी ने बसंत दादा पाटिल जी को बेदखल करके मात्र 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना दिया। गुरु को धोखा देने का यह खेल तो बड़ा था, पर तब क्या हो जब राजनीति परिवार के अंदर घुस जाए और बेटा ही बाप का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। चले चलते हैं यूपी की राजनीति के सबसे बड़े धारावाहिक में। नंबर 4 पर आते हैं मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी। इसे इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज पारिवारिक तख्ता पलट माना जाता है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी ने खून पसीना बहाकर जिस पार्टी को खड़ा किया और अपने बेटे अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा ही उन्हें राजनीति से रिटायरमेंट दे देगा। साल 2017 के यूपी चुनाव से ठीक पहले परिवार के अंदर चाचा शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी के बीच दिलचस्पी की जंग छिड़ गई। मुलायम सिंह यादव जी अपने भाई के साथ खड़े दिखे तो अखिलेश यादव जी ने रातों रात पासा ही पलट दिया। उन्होंने एक इमरजेंसी नेशनल कन्वेंशन बुलाया और अपने ही बाप को नेशनल प्रेसिडेंट के पद से हटाकर खुद को पार्टी का नया आका घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को जाकर पार्टी के सिंबल साइकिल पर भी कब्जा कर लिया। बाप ने चलना सिखाया और बेटे ने उन्हीं को दौड़ा कर रेस से बाहर कर दिया। नेताजी हैंडल ही पकड़ते रह गए और बेटा साइकिल लेकर निकल गया। वे दिन तो बीत गए, पर अब जो नाम आने वाला है उसे सुनकर आप कहेंगे कि जैसा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, क्योंकि जिस नेता ने 1978 में अपने गुरु को धोखा दिया था, उन्हीं के साथ उनके सगे भतीजे ने वही खेल दोबारा खेल दिया। नंबर 3 पर आते हैं शरद पवार जी और अजित पवार जी। महाराष्ट्र की राजनीति का यह सबसे बड़ा कर्मा ट्विस्ट है। शरद पवार जी ने जो खेल 1978 में अपने गुरु बसंत दादा पाटिल जी के साथ खेला था, ठीक वही स्क्रीन प्ले उनके सगे भतीजे अजित पवार जी ने साल 2023 में उनके लिए लिख दी। अजित पवार जी हमेशा से शरद पवार जी के दाहिने हाथ और एनसीपी के सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे। लेकिन जब शरद पवार जी ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले जी को आगे बढ़ाना शुरू किया तो भतीजे का माथा ठनक गया। जुलाई 2023 में अजित पवार जी ने अपने ही चाचा के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। वे एनसीपी के अधिकांश विधायकों को साथ लेकर रातों रात महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में शामिल हो गए और डिप्टी पीएम पद की शपथ ले ली। बात यहाँ नहीं रुकी। चुनाव आयोग ने अजित पवार जी के गुट को ही असली एनसीपी माना और पार्टी का सिंबल घड़ी भी उन्हें दे दिया। शरद पवार जी देखते रह गए और उनकी अपनी बनाई हुई घड़ी उन्हीं के खिलाफ समय बताने लगी। हालांकि जनवरी 2026 में एक दुखद विमान हादसे में अजित पवार जी का निधन हो गया और अब उनकी जगह सुनेत्रा पवार जी इस गुट को संभाल रही हैं। लेकिन उनका यह दांव इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। चाचा भतीजे का यह खेल तो हैरान करने वाला था, पर अब देखिए देश के इतिहास का सबसे शातिर और हाईटेक धोखा, जहां पूरे राज्य की सरकार को एक नेता ने गुवाहाटी के होटलों में बैठाकर धराशायी कर दिया।
चले देखते हैं उस संकट मोचन की कहानी। नंबर 2 पर आते हैं उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी। साल 2022 में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार मजे से चल रही थी। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे और उनके सबसे बड़े संकट मोचन और वफादार नेता थे एकनाथ शिंदे जी। उद्धव ठाकरे जी को लगता था कि पूरी दुनिया बदल सकती है, पर शिंदे जी उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जून 2022 में एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना के इतिहास की सबसे बड़ी और शातिर बगावत को अंजाम दिया। शिंदे जी चुपचाप शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायकों को लेकर पहले सूरत और फिर वहां से गुवाहाटी के एक लग्जरियस होटल में शिफ्ट हो गए। उद्धव ठाकरे जी मातोश्री में बैठकर मनाने की कोशिश करते रहे, पर तब तक तीर कमान से निकल चुका था। एकनाथ शिंदे जी ने ऐसी टाइम स्क्रिप्ट लिखी कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। शिंदे जी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और उस समय खुद मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि दिसंबर 2024 के चुनावों के बाद महाराष्ट्र के समीकरण फिर बदले और अब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, जबकि शिंदे जी डिप्टी सीएम हैं। लेकिन 2022 का वो तख्ता पलट शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट गया। चुनाव आयोग ने असली शिवसेना और उनका चुनाव चिन्ह तीर कमान भी शिंदे गुट को ही सौंप दिया था। वफादारी की कस्में खाने वाले जब सूरत और गुवाहाटी का टूर प्लान बनाते हैं तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। अब समय है उस सबसे बड़े, सबसे हैरान कर देने वाले और सबसे इमोशनल धोखे का, जिसने पूरे देश को रुला दिया था। एक ऐसा धोखा जहां दामाद ने अपने ससुर और जनता के भगवान को उन्हीं की बनाई सल्तनत से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। नंबर 1 पर आते हैं एनटी रामाराव जी और चंद्रबाबू नायडू जी। यह कहानी है आंध्र प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े महासंग्राम की। एनटीआर जी यानी एनटी रामाराव जी आंध्र प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता, तेलुगु देशम पार्टी के फाउंडर और जनता के लिए भगवान का रूप थे। उनका एक दामाद था जिसका नाम था चंद्रबाबू नायडू, जिसे एनटीआर जी ने अपनी पार्टी और परिवार में सबसे बड़ा मुकाम दिया था। चंद्रबाबू नायडू जी एनटीआर के सबसे बड़े सलाहकार और वफादार नेता माने जाते थे। लेकिन साल 1995 में एनटीआर जी की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती जी का पार्टी में दखल बढ़ने लगा, जिसे लेकर परिवार और नेता में नाराजगी थी। चंद्रबाबू नायडू जी ने इस मौके का ऐसा फायदा उठाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने रातों रात एनटीआर जी के खिलाफ एक बड़ा तख्तापलट प्लान किया। उन्होंने टीडीपी के अधिकांश विधायकों को वायसराय होटल में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी पाली में कर लिया। एनटीआर जी देखते रह गए और उन्हीं के दामाद ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी और उनकी अपनी बनाई हुई पार्टी से बेदखल कर दिया। घर का भेदी लंका ढाए, यहाँ तो दामाद ही पूरी सल्तनत ले उड़ा। एनटीआर जी इस धोखे से इस कदर टूट गए और उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि इसके कुछ ही महीनों बाद उनका निधन हो गया। इंडियन पॉलिटिक्स के इतिहास में इससे बड़ा और आहत करने वाला धोखा आज तक नहीं देखा गया।